अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। व्हाट विल पाकिस्तान डू विदाउट बाबर आजम, ये सवाल जो कि सबकी ज़ुबानों पर गर्दिश करता हुआ दिखाई दे रहा था, इसके जवाबात अब न्यूजीलैंड से आते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, शादाब खान वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। प्रैक्टिस सेशन में बाकायदा तौर पर आज उन्होंने हिस्सा लिया। बॉलिंग की भी प्रैक्टिस की, बैटिंग की भी प्रैक्टिस की, फील्डिंग में भी वो नज़र आया कि वो ड्रिल्स कर रहे थे, फील्डिंग ड्रिल्स। साथ साथ ओपन कौन करेगा, ये सवाल भी गर्दिश कर रहा था। और अब खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान अलॉन्ग साइड अब्दुल्ला शफीक, जो कि अपना डेब्यू करेंगे पाकिस्तान टीम के साथ, वो इस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम के लिए ओपन करने जा रहे हैं। साथ साथ मोहम्मद आमिर और वक़ार यूनुस का मामला वो तवील होता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। और अब तो मोहम्मद आमिर ने ये बात बोल दी है कि तमाम उम्मीदें वो वापस आने की जो नेशनल टीम में उन्होंने रखी हुई थी वो अब मैं छोड़ रहा हूँ। और ये रवैया जो वक़ार यूनुस साहब का है, जो कि पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच हैं, नेशनल टीम के साथ मौजूद है, उनका ये रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ईडन पार्क में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कप्तान शादाब खान ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड सीरीज नए खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। ऑलराउंडर इम्माद वसीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वांगराय में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल वाहिद 4 रोजा मैच में न्यूजीलैंड ए के मद्दे मुकाबिल आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 रोजा मैच के लिए न्यूजीलैंड ए की टीम का ऐलान। 4 रोजा मैच के लिए न्यूजीलैंड ए टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के परफॉर्मर्स को शामिल किया गया है। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मोहम्मद यूसुफ की हिमायत में सामने आ गए। इंजमामुल हक का कहना था कि मोहम्मद यूसुफ को चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। यूसुफ इंटरनेशनल क्रिकेट का वसी तजुर्बा रखते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी दिफाई चैंपियन सेंट्रल पंजाब की मुसलसल तीसरी फतह। फास्ट बॉलर हसन अली ने मैच में 10 विकेटें हासिल की, जबकि असद शफीक ने सेंचुरी जड़ दी। अबू धाबी T10 2020 एडिशन की टीमों का ऐलान। मुकाबले 28 जनवरी से 6 फरवरी तक होंगे। प्रीमियर फुटबॉल लीग में कमजोर टीम वॉल्व्स का बड़ा अपसेट। चेल्सी को 2-1 गोल से पिछाड़ दिया। स्पेनिश ला लीगा में करीम बेंजेमा के ताबड़तोड़ 2 गोल। रियल मैड्रिड को 3-1 गोल से फतह दिला दी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने नॉर्थ नाज़माबाद जिमखाना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज़ देखी, एक और जिमखाना का इफ्तिताह किया गया मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से खबरें ये भी आ रही हैं, क्योंकि बाबर आजम के अनफिट होने के बाद एक मौमा बन गई थी कप्तानी के, कप्तानी कौन करेगा। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि शादाब खान फिट हैं और हो सकता है कि पहले T20 या इस T20 सीरीज़ में शादाब खान ही टीम की कप्तानी करें, टीम की क़यादत संभालें। साथ साथ आज हमारे शो में जो साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आजकल पूरा दिन आज ख़बरों में छाए रहे, बात कर रहा हूँ शबीर अहमद की। उन्होंने हमें शो में वक्त दिया था, लेकिन तबीयत की नासाजी के बायस वो अपना टाइम नहीं दे सके। इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो हमारे साथ किसी दिन शो में मौजूद होंगे। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं, इससे पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते रहें। क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं और क्रिकेट के काफ़ी करीब भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अशर जैदी की। अशर, आपको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक? ठीक ठाक सर। सर्दी ज़्यादा है यहाँ पे, वहाँ भी ज़्यादा होगी, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर बात करें, मौसम वहाँ पे गर्म चल रहा है, आपने देखा। और तलहा ने भी अपने इंट्रो में बताया कि मोहम्मद आमिर ने आज बयान दिया। फिर शबीर अहमद का आज बयान आया, थोड़ा सा माजी में वो गए, उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट से दूर इसलिए कर दिया गया था, कहा गया था कि लिबरल हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप अपनी दाढ़ी साफ़ करवा लें। उन दिनों की अगर बात की जाए, आप काफ़ी करीब थे क्रिकेट के, क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ था? इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा आगाज़ में। भाई पहले तो बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो आपकी तरफ 7 है, हमारी तरफ -7 है। आपकी तो बात माइनस का फर्क है। फिर माइनस देखिए तो उससे कितना फर्क पड़ जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा शब्बीर अहमद की। तो अब शब्बीर ने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को, जो कि हमारे एक साथी दोस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने उसको फिर इंटरव्यू चलाया और उसमें से कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे उन्होंने वायरल की। अब आप ये बात आप लोग भी जानते हैं कि आजकल लोग प्रोग्राम कम देखते हैं और सोशल मीडिया पे जो 2-2.5 मिनट की क्लिप्स आती हैं वो ज्यादा देखी जाती है। अब मैंने भी वही क्लिप देखी, मैं भी उसी का मुजरिम हूँ, मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा। तो तासुर आया कि शब्बीर साहब ने मजहब का कार्ड खेला और कहा कि शायद दाढ़ी रखने की वजह से उनको टीम में नहीं रखा गया। आपने भी देखा तो इसको बड़ा बैकलैश भी आया कि भाई उस वक्त इंजमाम साहब के टीम के कैप्टन थे और ये वो दौर था
कि जब जो मजहबी एंगल था वो टीम के अंदर बहुत ज्यादा था। आपने याद होगा कि सारे जी, प्लेयर्स और मुझे याद है सलमान भट्ट ने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई थी अशर, और आप काफ़ी करीब रहे हैं सलमान भट्ट के। जी जी, मैं वही बात उससे आ रहा था। तो मेरे ख्याल में पहले मैं शब्बीर की बात कर रहा हूँ। शब्बीर का जो मामला वो रिलीजियस नहीं था। बेसिकली अगर आपको याद हो, उस जमाने में एक बागी लीग शुरू हुई थी ICL के नाम से, इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि एक इंडिया के ग्रुप ने शुरू की थी। शब्बीर, जमाम और बहुत सारे वो लोग गए थे। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नसीम अशरफ थे। तो काफी इस पे लहर हुई थी और काफी लड़कों को बैन किया गया था। शब्बीर अहमद उस रगड़े में आ गए थे, तो वो टीम में नहीं रह सके। अब उन्होंने आके जो ये बात किया, ये कहिए कि उन्होंने बात ही कम की हो, लेकिन हमारे साथी दोस्तों ने उसको ज्यादा हाईलाइट करवा दिया हो, तो मेरे ख्याल में थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात जो है वो चली गई है। अलबत्ता शब्बीर का मेरे ख्याल में ये मसला, वो इंजरीज के बाद कभी वापस आ नहीं पाए थे, ये ज्यादा बड़ा उनका इशू था। ठीक है, मजहबी कार्ड वहाँ पर मौजूद है या नहीं, ये तो अब शब्बीर अहमद, जिन्होंने पूरा दिन वो गर्दिश करते रहे मीडिया में, वो खुद बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीक जाके, जैसे कि मोहसिन बता रहे हैं कि वो हमारे साथ शो में मौजूद भी होंगे, उनसे हम बराह रास्त सवालात भी करेंगे और तल्ख सवालात करेंगे और उनके जवाब भी वो देंगे। मोहम्मद आमिर का बयान आज आ गया और वाकई काफ़ी अफसरदा बनाए हैं। बार बार फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से कहा गया कि पैसों के लिए क्रिकेट छोड़ी, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। ही इज़ 28 नाउ, और 28 मतलब ईयर्स ओल्ड, 28 साल की उम्र में आपने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया है। वकार यूनुस उन पर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि बर्दाश्त से बाहर है, एंड आई डोंट थिंक कि जब तक वकार यूनुस टीम के साथ हैं, आई विल एवर बी कमिंग बैक इन द नेशनल साइड। क्या मजीद बातचीत की है, जरा मुलाहिज़ा फरमाइए। सच्ची दिल की बात बताऊं, मैंने पाकिस्तान टीम में कमबैक की उम्मीदें जो हैं वो छोड़ दी है। मैं कमबैक को नहीं देख रहा। PSL से एक दिन पहले या 2 दिन पहले टीम अनाउंस करना डजंट मेक सेंस। मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था कि ये कैसे हो सकता है। अगर आपको पता है कि इस 2 दिन के बाद एक ऐसा टूर्नामेंट, पाकिस्तान का टूर्नामेंट जो बेस्ट वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, अगर वहां पे कुछ प्लेयर परफॉर्म करते हैं, टफ सिचुएशन वाले मैचेस हैं, नॉकआउट वाले मैचेस थे, वहां पे अगर कोई परफॉर्म करता है प्लेयर, तो वाई नॉट कि वो टीम में हो। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, और ये वही बता सकते हैं कि मैं क्यों नहीं था। सीरीज आ रही जी, डिच कर गया, ये कर गया, वो कर गया। भाई आप जब नहीं थे, आप लोग सिस्टम में, मैंने तब की रिटायरमेंट दी हुई थी। मैंने वर्ल्ड कप के बाद फौरन दी थी, और वर्ल्ड कप से पहले जो हमारी मैनेजमेंट थी उनको मैंने बता दिया था, एंड दे नो कि मैं किस किस इंजरी से, मैं कौन कौन सी इंजरी कैरी कर रहा था। ठीक है, ये तो लोग हमारे वर्ल्ड कप के बाद आए, ठीक, और सीरीज हमारे दिसंबर में, और उसके बाद आगे पाकिस्तान में आप मेरे पे कर रहे हो जी, डिच कर गया, ये कर गया, वो कर गया। मैं चुप कर गया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आप आते हो, फिर आपसे एक सहाफी सवाल करते हैं वर्कलोड का, शहीन का, आप जवाब दे रहे हो नहीं उसने तो वर्कलोड की वजह से क्रिकेट नहीं छोड़ी। आपको कैसे पता मैंने वर्कलोड की वजह से क्रिकेट नहीं छोड़ी? वो मेरी बॉडी है, मुझे पता है। आप तो नहीं थे उस टाइम, मुझे पता है ना। आप तो 2016 में पाकिस्तान टीम छोड़ के गए थे, और आप 2020 में आए हो पाकिस्तान टीम में, 5 साल के बाद आए। आपको तो नहीं पता कि मैं कौन सी इंजरीज कैरी कर रहा था। आपको तो नहीं पता था कि जो मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ वो मैं स्पैजम के साथ खेल रहा हूँ शोल्डर के। आपको तो नहीं पता था। तो आप कैसे कह सकते हो एक चीज का आपको पता नहीं, आप कहते हैं नहीं जी वर्कलोड की वजह से तो नहीं छोड़ी। तो फिर किस वजह से छोड़ी? मैंने वही कहा कि फिर आप बता दें। जी हाँ, आपने सुना मोहम्मद आमिर की बात, काफ़ी गुस्से में वो नज़र आ रहे थे और जज्बाती हो रहे थे अपनी बात कहते हुए। यकीनन काफ़ी दुख में हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं। हम मोहम्मद आमिर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अशर पहले ये बताएगा, वकार यूनुस का ये चौथा असाइनमेंट है। इससे पहले भी वकार यूनुस मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ काम करते रहे, लेकिन उन्हीं प्लेयर्स से उनके फिर राब्ते भी बुरे रहे, अच्छे ताल्लुकात भी नहीं रहे। मैं बात करूँगा शुएब अख्तर की, शाहिद खान आफरीदी की, रिसेंटली अहमद शहजाद, उमर अकमल भी उनसे नाखुश दिखाई देते हैं। तो आप, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि आप माजी से देखते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, तो वकार यूनुस के हवाले से बताएगा कि क्या उनके साथ मसला है? तो आप इसमें एक नाम सरफराज का भूलिए जी, इसी बात को मैं आगे लेके चलूंगा कि देखिए, एक जो मैंने अपने 14-15 साल इस फील्ड में गुजारे, इन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा करीब से देखा, तो मैंने एक बात नोट की है कि बड़ा प्लेयर होना अलग बात है, अच्छा इंसान होना अलग बात है। तो हम जब वकार भाई और वसीम भाई खेलते थे तो हम बड़ी कंट्रोवर्सीज देखते थे, पूरा 90s का दौर, कि अक्सर मौकों पे वसीम भाई ने वकार भाई को बाहर बिठाया। वकार भाई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे आमिर ने की है, ऑस्ट्रेलिया में आके वकार भाई ने ऐसी कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई वसीम भाई को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ग्राउंड से बाहर सेट करें, ग्राउंड के अंदर क्यों कर रहे हैं। तो उस वक्त वकार भाई के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आता था और वसीम भाई एक थोड़े से ना डेविलिश फिगर में हमारे सामने आते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हालात आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कुछ थोड़ा सा मसला वकार भाई के साथ ही है। ये वाज़ेह तौर पे आपने जितनी एग्जांपल्स दी, आप देख सकते हैं कि एक आदमी को इतने सारे प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम यकमुश्त नहीं हो सकती। दैट मीन्स वकार भाई को अपना कोई सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी कि भाई ये इशू क्या है। दूसरी बात
बात हो रही है वर्कलोड की, आमिर बार बार वर्कलोड का कह रहे हैं कि मुझे अपनी बॉडी का पता है, मिसबा भाई और वकार भाई जो है वो कह रहे हैं कि हमें इनकी बॉडी के इशू है। भाईजान टीम के साथ एक बंदा है, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर, ये सब एक दो लोग मौजूद है ना, ये बेसिकली इनका काम है। नहीं, आमिर का कमबैक पॉसिबल है या नहीं, ये तो हम बात करते ही रहते हैं, इस पर अभी भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन वकार यूनुस के मामले में ही इज अ कोच, बॉलिंग कोच है, नेशनल टीम के साथ मौजूद है, उनको तो चाहिए कि जो आपके पास बॉलिंग के लिए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप अपने ऑफिस में छुट्टी मांगेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो आपको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो वकार यूनुस तो नेशनल साइड के साथ मौजूद हैं, बॉलिंग कोच हैं, उनको ये बयान देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खामोश है, मजाक भी उनका हो रहा है कि आप नेशनल साइड के साथ मौजूद हैं, आप बयानबाजी कर रहे हैं प्लेयर्स के बारे में। मैं इसी बात की तरफ आपको आ रहा हूं कि ये तो इनका काम ही नहीं बनता। आपका काम है कोचिंग कराना। आप हमसे ये बात कहिए कि जनाब लास्ट 5 सीरीज में आपके बॉलर्स ने कितने रन देके, कितने एवरेज से विकेटें ली, हम आपसे इस पर बात करें। या कितने बॉलर्स आपने बना के कौमी टीम को, जो आपने तो बॉलर्स को बिगाड़ा है। तनवीर अहमद को आप बुला लिए और जरा शुरू कीजिए कि उनके साथ क्या किया वकार भाई ने, फिर आपको जरा म्यूट बटन ऑन करना पड़ेगा तो क्या क्या बताएंगे आपको सीक्रेट्स। तो ये वकार भाई के साथ हमेशा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि हर वक्त हर 2 दिन बाद के बाद आपको बयानबाजी देने की क्या जरूरत है। वो वसीम खान हो, वो इंतमाम हो, वो मिसबा हो, भाई अपना कोचिंग करो, आपके रिजल्ट्स खुद बताएंगे कि आप कितने अच्छे हैं। और ये देखिए दूसरी बात, इसमें एक फ्लिप साइड ये कि हमारी ये क्रिकेट हिस्ट्री का बड़ा अलमिया रहा है कि जब भी कोई कोच आता है वो पहली बात ही करता है कि जी मुझे 3 साल चाहिए, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो 3 साल का टाइम लेता है और पुराने प्लेयर्स को बहुत आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से वो बाहर करता रहता है। बिल्कुल। आमिर आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया। अब आमिर कितने फिट हैं कितने फिट नहीं है, ये बहस मेरी और आपकी नहीं है, ये हमें जो फिजिशियंस हैं, हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हैं, ट्रेनर्स हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन अब ये जो मैं चीज देख रहा हूँ कि वही 3 साल बाय करने के लिए आप पुराने लड़के निकालते हैं और नए लड़कों को कहीं ना कहीं आप ज्यादा और अनड्यू चांस देते हैं। सरफराज पता नहीं इस वक्त टीम के साथ कैसे हैं, कोई बहुत ही बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ सरफराज का मोजा है या उनके साथ कौम की दुआएं, उनकी वालदा की दुआएं कि वो इतना आगे खींच रहे हैं, वरना वो सरफराज को भी बाहर निकाल चुके होते। तो व्हाट आई एम सेइंग, 3 प्लेयर आपके इंजर्ड हैं, आपको टीम का पता नहीं आगे क्या होगा। क्या जरूरत है कि आप आके रोजाना, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, इंडिया की हो रही है, कितने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के प्लेयर्स आके रोजाना टेलीकॉन्फ्रेंस करके आपको बीपर दे रहे होते हैं या इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। देखिए सहाफियों का तो काम है कंट्रोवर्सी निकालना, आप एक्सपोज क्यों कर रहे हैं सीरीज से पहले। एंड व्हेन यू आर सिटिंग देयर यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव कि आप बोल क्या रहे हैं भाई। तो आमिर ने यहाँ जो बातें की हैं, आई एम प्रीटी श्योर उसने अपना केस बड़ा अच्छी तरीके से पुट अप किया। और अगर न्यूजीलैंड की सीरीज में हमारे बॉलर आगे पीछे करते हैं तो फिर कहीं ऐसा वक्त ना आए कि जो सरफराज भाई, वकार भाई ने पहले जुमले कहते हैं कि सरफराज को खिलाने का माहौल नहीं बन रहा 2015 के वर्ल्ड कप में, और फिर सरफराज वापस आया तो एक बार फिर इनको हजीमत उठानी पड़े और आमिर को इनको वापस लेना। ठीक है, कमबैक इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स फॉर मोहम्मद आमिर ऑफ कोर्स, लेकिन करंटली वो कह रहे हैं कि उनको कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही, उम्मीदें सारी वो छोड़ चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस मामले पे कि वकार यूनुस को वो ऐसे इतने बड़े आराम से कर रहे हैं और उनको जो करंटली असाइनमेंट मिला हुआ है आप उस पर फोकस करेंगे। आपके साथ जो सब प्लेयर्स मौजूद हैं वो जब डोमेस्टिक में आते हैं तो परफॉर्म करते हैं, PSL खेलते हैं तो परफॉर्म करते हैं, नेशनल T20 खेलते हैं तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब नेशनल साइड में वकार यूनुस साहब आपके अंडर आते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट और उनकी एवरेज बढ़ जाती है, इकोनॉमी रेट भी उनका बढ़ जाता है, उनको रन्स के अंबार उनके अगेंस्ट कर दिए जाते हैं। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मुबीन राजा साहब भी मौजूद होंगे। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अशर जैदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, जिस तरह ताला ने ब्रेक से कबल बताया था कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, बड़ी ज़बरदस्त एकेडमी चला रहे हैं, क्रिकेट की काफ़ी खिदमत करते हैं। बात कर रहा हूँ मुबीन राजा की। मुबीन, हमने देखा मोहम्मद आमिर का आज एक बयान सामने आया, ब्रेक से कबल हमने उस पर कुछ डिस्कशन भी की, लेकिन अब आप इसमें शामिल हुए तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहते हैं। क्या कहेंगे मोहम्मद आमिर का आज जो वकार यूनुस के हवाले से एक बयान आया, उन्होंने तो पाकिस्तान टीम में वापस आने की उम्मीदें ही छोड़ दी। जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ ये देखी जाएगी कि जब वकार यूनुस को इस तरह का बयान सरेआम जो देना नहीं चाहिए था, और मोहम्मद आमिर ने बड़े राइट टाइम पे इस चीज़ को पिक किया और बड़ा अच्छी जगह पे उन्होंने आंसर भी किया कि, और वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपोज कर दी जिस तरह के वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और उन्होंने बड़े खुल के जो है वो बात की। और मेरे ख्याल से आमिर का ये बयान के उन्होंने तमाम तर उम्मीदें छोड़ दी हैं। इसके पीछे भी मेरे ख्याल से एक जो है ना वो लग रहा है
कि उन्होंने इस चीज बड़ी ओपनली जो है वो खोल दी है। और डेफिनेटली आमिर का भी एंड तो नहीं हुआ क्रिकेट कैरियर का, और वाइट बॉल से वो बड़े इफेक्टिव है और परफॉर्म भी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब एक क्वेश्चन मार्क जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और वकार यूनुस के लिए जो है वो उन्होंने लगा दिया। ठीक है मुबीन, आप ये तो कह रहे हैं कि वक्त पर छक्का लगा दिया और खुलकर बयान दे दिया मोहम्मद आमिर ने, लेकिन अशर आपकी जानिब आऊँगा, क्या नो बॉल तो नहीं कर दी मोहम्मद आमिर ने? क्योंकि अगर अब इस तरह का बयान आ गया तो इट मीन्स कि जब तक वकार यूनुस टीम के साथ होंगे देयर इज नो मोहम्मद आमिर इन द नेशनल साइड। क्या वाकई ऐसा ही है? अच्छा, मैं आपको साथ में बता चलूं कि अभी अब्दुल माजिद भट्टी साहब जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनका ट्वीट आया कि मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर बनाने का फैसला कर लिया गया। उनके साथ सलीम यूसुफ जो हैं वो चेयरमैन क्रिकेट कमेटी होंगे। उनका ट्वीट आया था, मैंने कहा आप लोग से शेयर कर दूं। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में आमिर ने जो काम किया बहुत कैलकुलेटेड काम किया, उसने बड़ा प्रेशर डाल दिया है मिसबाह और वकार भाई के ऊपर। कीप इन माइंड ये न्यूजीलैंड का टूर है, नो डाउट के बॉलर फ्रेंडली पिचेस होती है, लेकिन इट कैन गो एनीवे। और आपको पता है हमारे यहाँ पैनिक बटन बड़ा जल्दी दबता है। अगर एक ये T20 सीरीज में लड़कों ने, जो नए लड़के गए उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर हम ही और आप बैठ के शो पे बात करोगे कि आमिर को वापस लाओ, आमिर को वापस लाओ। तो उसने बड़ा टैक्टिकल गेम खेला है, सोच समझ के अपने सीनियर से मशवरा करके। नो बॉल मैं इसको नहीं कहूंगा, हाँ ये इसको एक ऐलान जंग आप जरूर सुन लीजिए, समझ लीजिए कि उसने कर दिया है। आप डिपेंड्स के इस सीरीज में हमारे लड़के जो बॉलर्स हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि ऐलान जंग, लेकिन मुबीन मैं आपसे भी जानूंगा, अशर आप भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। हमने देखा कि बहुत से खिलाड़ियों के खिलाफ कोचेस बयान देते हैं, जैसे सरफराज अहमद का आपने जिक्र किया था कि 2015 में हमने देखा सरफराज अहमद को ये तक कह दिया गया कि क्या वो बैटिंग भी करते हैं। फिर फवाद आलम के स्टैंड पे काफ़ी बात हुई, लेकिन ये खिलाड़ी खामोश रहे। लेकिन मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल ही उस पर रिप्लाई कर दिया। तो आप समझते हैं कि ये तरीका भी सही है? फिर ये जी हाँ, ऐसे ही है। और देखिए ये पाकिस्तान की क्रिकेट है और मोहम्मद आमिर भी एक जो है वो स्टार हैं, और ये लेवल ऐसा होता है कि इसमें कुछ चीज भी ढकी छुपी नहीं होती। और मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर ने भी पाकिस्तान को काफी सर्व किया, और इतना खुल के बात करना बड़े राइट टाइम पे बड़ी राइट चीज उन्होंने की है। और मैं एग्री करूंगा अशर भाई से, जिस तरह वो कह रहे हैं कि इस चीज से बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा मिसबाह पे और वकार यूनुस पे, और इनको डेफिनेटली जो है वो सोचना पड़ेगा इस चीज की तरफ। ठीक है अशर भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? अगर आप थोड़ा सा मुझे सवाल रिपीट कर सकें आवाज। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने देखा माजी में बहुत से खिलाड़ियों के खिलाफ उनके कोचेज ने बयानात दिए, लेकिन वो खिलाड़ी खामोश रहे। यहाँ पे अगर वकार यूनुस ने कोई बयान दिया तो आप समझते हैं कि आमिर को भी उस पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए था? क्योंकि कहा ही जाता है सब्र का फल मीठा होता है। मैंने आपको वही कहा ना कि बड़ा ही एक्सट्रीम केस आ गया था, और शायद आमिर ने ये रीड किया है कि मिसबाह और वकार भाई को 3 साल का जो स्टांस दिया गया, जो टेन्योर दिया गया, वो पूरा वो करेंगे। तो अगर उनको अभी 1 आध 6-7 महीने नहीं खिलाया गया, और हम एक बात चले, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आमिर वो आमिर नहीं रहे जो चैंपियंस ट्रॉफी में थे या जिनको हम जानते थे। वो अब 4 ओवर की क्रिकेट तक, या बहुत ज्यादा हुआ तो 10 ओवर की क्रिकेट तक महदूद हो गए, तो वो 3 साल वेट नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा यही फैसला है, इसमें मैं कर लूं। और थर्डली मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा जो शिकवा है वो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से है, मीडिया सेल से है, कि कहीं तो आप रोजाना हमें वीडियोस बना के भेज रहे होते हैं, लेकिन जहां पर आपको अपनी टीम के अंदर से कंट्रोवर्सीज रोकनी होती हैं, वहां पर आप सबको लाके एक्सपोज कर देते हैं। मतलब ये कैसी मैनेजमेंट है कि आमिर का जब जी चाह रहा है बोल रहा है, वकार भाई अपनी बातें कर रहे हैं। सीरीज से पहले ये करने वाली बात, मैं अभी आपसे एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कितनी हैपनिंग सीरीज हो रही है, कोई एक की आपको खबर आई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? कितने लोगों को आपने बयानबाजी करते देखा? आई डोंट नो वकार भाई को या मिसबाह भाई को मीडिया पे आने का क्या इतना शौक है, पूरी जिंदगी वो मीडिया पे रहे हैं। आप सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, हम यही कह रहे हैं कि मीडिया पर वकार यूनुस साहब को इस तरह आके मोहम्मद आमिर के बारे में बयान नहीं देना चाहिए था। मीडिया पे तो सब आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो आके कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहा इस तमाम तर मामले पे। और ना सिर्फ इस मामले पे अशर, वो बाबर आजम के मामले पे भी कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चीफ सेलेक्टर अगला कौन होगा? 2 हफ्ते तक नाम चलता रहा मोहम्मद अकरम साहब का, 1 हफ्ते तक चलता रहा मोहम्मद यूसुफ साहब का, और जैसा कि अभी आपने बताया कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उन्होंने आज ट्वीट कर दिया है कि मोहम्मद वसीम ही विल बी द नेक्स्ट चीफ सेलेक्टर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि मिसबाह उल हक साहब वहाँ सौदे से हटे हैं, और साथ साथ क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन उसका भी नाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तो राशिद लतीफ़ तो कह रहे थे कि उनका वो अपना बंदा लगवा सकते हैं, तो मोहम्मद वसीम उन्हीं के बंदे पर मान लें हम लोग अशर?
उन्होंने लगवा दिया। देखिए राशिद भाई बहुत सीजन आदमी, उन्होंने कहा था मोहम्मद वसीम हर वक्त उनके साथ शोज करते रहे, तो मेरे ख्याल में हो गया। अच्छा देखिए मोहम्मद, मैं चीफ सेलेक्टर, पहले आप बात हुई थी यूसुफ भाई की या बाकी लोगों की, तो चीफ सेलेक्टर में आपको कोई बहुत बड़ा नाम मैं नहीं मानता कि आपको चाहिए। बड़े नामों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप वकार भाई के साथ देख रहे हैं वो ईगो का मसला है। यार मैं तो इतना जबरदस्त प्लेयर था, ये बच्चा ये नहीं करता, या मेरे जमाने में मैं 20 चक्कर लगाता था ग्राउंड के, ये 5 चक्कर नहीं लगाता। गेम हैज चेंज, मोमेंटम हैज चेंज। मोहम्मद वसीम या कोई इस तरह का प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नाम नहीं हो, लेकिन उसके बाद इतना टाइम हो और दूसरे के वो हर जगह पे जाए और क्रिकेट से कनेक्टेड हो। आई डोंट रिमेम्बर कि यूसुफ भाई लास्ट टाइम किसी क्रिकेट एक्टिविटी में आपको कहाँ नजर आए थे। उनकी दीगर मसरूफियात बहुत ज्यादा है, उनका एक्सपीरियंस नो डाउट, उनसे बड़ा उस दौर का कोई बैट्समैन नहीं था, लेकिन ग्राउंड पे लास्ट वो 3-4 सालों से कहाँ आपको एक्टिव नजर आए। मोहम्मद वसीम एटलीस्ट आपको ग्राउंड में देख रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता था कि मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान अगर साथ होते तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नेशनल टीम के लिए बन जाता? तो एक और बात ध्यान में रखिए, एक बहुत बड़ी चीज होती है जनरेशन गैप। मोहम्मद वसीम आज के लड़कों से फिर भी थोड़ा सा कोहेरेंट हो सकते हैं, यूसुफ भाई का और आज के लड़कों में एक बहुत बड़ा गैप आएगा। और ये सारी चीजें, ये ह्यूमन फैक्टर है, इसको ध्यान में रखिए। ये मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम को लगाना एक वेरी गुड डिसीजन। अब वो जाके किस तरह, ठीक है सर, आप ये समझते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन होगा अगर चेयरमैन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को बना दिया जाए। साथ साथ मुबीन आजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पिंडी से उनका ताल्लुक है। तो मुबीन, आपने तो काफ़ी करीब से देखा है मोहम्मद वसीम को, और जिस तरह आशर कह रहे हैं कि वो डोमेस्टिक में ग्राउंड पे नज़र आते हैं, हमने देखा भी, और अपनी टीम को उन्होंने डोमेस्टिक टाइटल्स भी जितवाए। क्या कहेंगे इस फैसले को, कैसा देखते हैं? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल से अगर मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद वसीम के बारे में बात की जाए तो मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम इज अ बेटर चॉइस राइट नाउ। और क्योंकि वो डोमेस्टिक में आप देखें बड़ा अच्छा उनकी टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है, और अच्छी चीज मुझे नजर आई है कि वो यंगस्टर्स पे जो है वो बड़ा इंतजार करते हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे यंगस्टर्स को जो है वो ग्रेजुअली उसको अंडर 19 से प्लेयर्स को सेकंड 11 और फिर फर्स्ट 11 में बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। और जिससे मेरे ख्याल से कि जो उनकी नजर है और वो जो यंगस्टर्स पे बड़ी अच्छी है, और उनका जो रोल रिसेंट पास्ट में था और जिस तरीके से वो कोचिंग करते आ रहे हैं, अपनी एकेडमीज भी रन कर रहे हैं, और यंगस्टर के साथ जो है ना वो बड़े अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कि मोहम्मद वसीम द बेटर चॉइस राइट नाउ देन मोहम्मद वसीम। ठीक है, आपका भी यही पॉइंट है कि मोहम्मद वसीम एक बेटर चॉइस हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन जिस तरह तला ने बताया कि मोहम्मद अकरम का काफ़ी अरसे से नाम चलता रहा, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ का नाम आया, साथ साथ राशिद लतीफ़ का भी इस फहरिस्त में लोगों ने नाम लिया। लेकिन इंज़माम उल हक साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मशवरा दिया, वो किस पर मेहरबान हुए, पहले उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो मैं इस हवाले से ये सोच रहा था कि जी जो 2 नाम है और साथ यूसुफ का नाम है, अगर मेरे अकरम से हाजी उसको कहते हैं कि हाजी से भी नहीं, क्योंकि जी वो भी उसने भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रखी है, वसीम से भी कि उसने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है। लेकिन जो मोहम्मद यूसुफ की जो सी मुझे लगता है कि जो सी आई है ना, क्योंकि जी जो उसकी जिस तरह का वो बैट्समैन था, क्योंकि मैं उसके साथ खेला हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि जो उसकी क्रिकेट की सेंस है या जिस तरह वो सोचता है या जिस तरह की उसकी नॉलेज है, तो मेरे ख्याल में कि जी हमें जहां हम सारे शोबों में इतने एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आए हैं, बोर्ड के मैं इस इकदाम को बड़ी हमेशा से वो करता हूँ क्योंकि जी आप है ना अकेडमी में जिस तरह आप सकलैन को लेके आए, ये वो लोग ले आए हैं जिनका एक्सपीरियंस है अपना क्रिकेट का वसी, क्योंकि ये सारी दुनिया में खेले हुए हैं, इनको पता चलता है कि जी सारी दुनिया में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट सारी दुनिया में किस तरह हो रही है, क्योंकि ये वहां सर्व कर रखा है, खेल रखा है। तो उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि ये यूसुफ ऐसा प्लेयर है जिसने सारा सर्व कर रखा है सारी चीजों को, कि जी सारे मुल्कों में स्कोर कर रखा है। तो मेरी नजर में अगर मेरे से कोई अगर राय लेगा तो मैं यूसुफ को थोड़ा सा ना इसमें मार्क दूंगा, क्योंकि जी इसको बिल्कुल साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंज़माम उल हक साहब तो कह रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ माइट हैव बीन अ बेटर चॉइस रादर देन किसी और को हम लेकर आते चीफ सेलेक्टर के तौर पर। लेकिन हमारे जो गेस्ट आज मौजूद हैं उन्होंने बोला कि मोहम्मद वसीम माइट बी द राइट चॉइस फॉर दिस पोस्ट। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान टीम जो कि दौरा न्यूजीलैंड पे मौजूद है, क्या टास्क है उनके लिए पहले T20 में, उस पर बात करेंगे बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल कुछ बात कर रहे थे हम चीफ सेलेक्टर या चेयरमैन क्रिकेट कमेटी के हवाले से, और बाबर आजम पे भी हमने बात की। साथ साथ अब कुछ बात करते हैं। हमने देखा न्यूजीलैंड में तो हमारी टीम मौजूद है, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी एक दिलचस्प टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है। उसमें अश्विन भी अब शामिल हो चुके हैं, तो अशर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अशर, कैसा देखते हैं इस सीरीज़ को? हमने देखा वनडे सीरीज़ भारत हारी, T20 सीरीज़ भारत ने अपने नाम की, अब टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है। किसको तगड़ा देखते हैं इसमें? आज तो कपिल देव ने ये बात कह दी है कि भाई फास्ट बॉलिंग को देखना होगा दोनों टीमों की जानिब से कि कौन तगड़ा फास्ट बॉलिंग कराता है। अच्छा, देखिए, आप लोगों का शो इंडिया में भी बहुत देखा जाता है, मैंने उसका खुद विटनेस किया है, वहाँ बहुत बड़ी ऑडियंस आपको देखती है। तो मैं इंडियन दोस्तों से कहूंगा यार, ये जो T20 वनडे सीरीज हुई है, इसको कोई और नाम ना दे, इसको दोस्ती सीरीज का नाम दे दें। कि पहले 2 वनडे ऑस्ट्रेलिया जीता है, फिर तीसरा वनडे इंडिया जीता है, फिर ऑस्ट्रेलिया जीता है। T20 में ऐसा होता है। तो दोनों ने एक दूसरे की लाज रख ली कि हम मेहमान भी हैं और हम मेजबान भी है, दोनों का जो 50-50 हो गया, तो बड़ा मजा है सीरीज देखने में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेस्ट सीरीज, यार बड़ी टफ मैं सीरीज जो है एंटिसिपेट कर रहा हूँ। और अगर मैं झूठ ना बोलूं तो जितना एक्साइटमेंट पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज का है, वो इसी सीरीज का आएगा। और कपिल बाजी ने बिल्कुल सही बात की कि इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू फास्ट बॉलिंग। बैटिंग हम देख रहे हैं, दोनों टीमों की बड़ी फॉर्म में है और दोनों टीमों की प्लेयर्स ने बड़े बड़े स्कोर किए हैं, बट अल्टीमेटली इट्स बॉलिंग दैट्स गोइंग टू डिसाइड। और बड़ा मजेदार किस्म का कॉन्टेस्ट जो है वो उसमें देखने को मिलेगा। और दोनों टीमें इतनी वेल बैलेंस्ड हैं कि उसमें से एक क्लियर, आप इंडियन हो तो आप डेफिनेटली कहेंगे इंडिया जीते, ऑस्ट्रेलियन हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के फेवर करेंगे, बट ऑन अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों टीमों को डिफरेंशिएट करना और एक विनर पिक करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, डिफरेंशिएट करना दोनों टीमों को कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। और टेस्ट सीरीज़ में इम्तिहान तो मजीद बढ़ गया। और साथ साथ कपिल देव उन्होंने जो बयान दिया कि प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स जो हैं, जो बॉलर्स हैं, दे शुड नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट कि पेस फ्रेंडली विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ईशांत शर्मा अवेलेबल नहीं है। जो उनके रवि शास्त्री हैं, कोच हैं, उन्होंने भी दौरे से पहले ये बात कह रही थी कि वी विल मिस ईशांत शर्मा, और लग ये रहा है कि शायद टेस्ट मैचेस में ईशांत शर्मा की कमी महसूस की जाए। जी मुबीन राजा साहब, आप क्या कहेंगे? विराट कोहली पहले टेस्ट मैच में तो मौजूद होंगे, लेकिन फिर दीगर मैचेस में वो मौजूद नहीं होंगे, तो कितनी कमी महसूस होगी इंडियन क्रिकेट टीम को? डेफिनेटली विराट काफी अरसे से बड़ा अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, और उनके मेन जो है बैकबोन है इंडियन टीम की। और देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई एशियन टीम टूर करती है तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक जो है वो जनरल सी एक चीज है। और मेरे ख्याल से इंडिया को भी डेफिनेटली टेस्ट सीरीज में इतनी आसानी से जो है वो जीत मिलेगी नहीं। और विराट के ना होने की सूरत में डेफिनेटली जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है उसका सख्त इम्तिहान होगा। बिल्कुल, विराट कोहली के ना होने से इंडियन बैटिंग लाइन का सख्त इम्तिहान होगा। साथ साथ अगर ऑस्ट्रेलियन लेजेंड क्रिकेटर्स की बात करें, शेन वॉर्न की मैं बात करूं, उन्होंने हार्दिक पांड्या जो कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, हमने देखा वनडे में भी उन्होंने नीचे से आके रन्स किए, और उनमें ये सलाहियत है कि वो सिंगल हैंडेड मैच जिता सकते हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, शेन वॉर्न ने उनकी तारीफ़ की है। सर, कैसा देखते हैं? पाकिस्तान को भी एक ऐसे ऑलराउंडर की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है अब्दुल रज़ाक के बाद, लेकिन हार्दिक पांड्या के हवाले से क्या कहेंगे उनके बारे में? यार मतलब जो मारने पर आता है तो बंदा जो मारता है फिर वाकई मजा आता है देखने को। अगर आपको याद हो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था, वहां भी हार्दिक ने कभी बड़ा नॉक खेला था, और एक लम्हे के लिए इंडियन फैंस की दिल में उम्मीद हो गई थी कि शायद वो जीत जाए, लेकिन फिर उसको आउट कर दिया था। तो प्लेयर बहुत जबरदस्त है। और अभी आप लोग विराट कोहली की बात कर रहे थे, कुछ कमोपेश वही सूरत हमारे पास भी है कि अब बाबर आजम नहीं है, तो ये एक बड़ा सोल सर्चिंग का मामला है कि इंजरी तो कभी भी हो सकती है। और आप देखें बाबर आजम फील्डिंग कर रहे थे, एक थ्रो उनके अंगूठे में लगी, वो इंजर्ड हो गए। तो ये हमारे लिए नए लड़कों के लिए चांस भी है, और खुदा ना खास्ता अगर नए लड़के परफॉर्म नहीं करते तो फिर हमारी या इंडिया की टीम की मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा सवाल आएगा कि भाई क्या हम सिर्फ एक आदमी की टीम है, या जैसे होता था कि मैराडोना खेलेगा या मेसी गोल करेगा तो ये लोग जीतेंगे, बाकी नहीं जीतेंगे। तो अगर पहली बात है कि अपॉर्चुनिटी से ही ग्रेटनेस पैदा होती है। बाकी लड़के हैं, हफीज हमारे पास मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत इतना बड़ा हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अलबत्ता एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और फिर हमारे यहाँ कप्तानी का भी इशू होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान को कैप्टनसी मिले, कुछ कह रहे हैं कि शादाब को मिले, और शादाब को कैप्टनसी मिलना मैं कम अच्छा, तो यही तो बात है कि इंडियन टीम ने 1-1.5 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया कि उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, और पाकिस्तान टीम जो है उसका यही नहीं पता कि कप्तान कौन होगा। ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है
कि 2-3 दिन पहले या कम से कम 1 दिन पहले टीमें अनाउंस कर दी जाती हैं। हमारे यहाँ वो जो होता है ना, हर चीज छुपा के रखो, मेरे हाथ से ना निकल जाए, मेरे कंट्रोल में रहे, वो चाहे कोच हो, चाहे कप्तान हो, चाहे मीडिया डिपार्टमेंट हो, तो ये अकल से पैरन बात होती है। और आप वही देख रहे हैं कि और इससे सबसे बड़ा मसला मेजर आपको नहीं होता, प्लेयर्स को होता है। वो एक प्लेयर जो उसके ऊपर तलवार लटकी रहती है यार कि कल मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, सबसे ज्यादा डिजास्टर्स तो वो होता है। कितने लड़कों ने कहा कि हमें खेलने वाले सुबह बताया जाता है कि हमें खेलना है, तो हम कुछ फोकस ही नहीं कर पाते। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल हैं। और वही बात जो मैंने पहले कही थी, जब तक हम मैनेजमेंट और प्लेयर्स दोनों की ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे जो लतीफे हैं वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल अशर, हम जैसे बात कर रहे हैं सीरीज़ की इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, हमने आज ये भी देखा कि रोहित शर्मा वहाँ पहुँच गए, विराट कोहली नहीं होंगे, लेकिन रोहित शर्मा सपोर्ट के लिए मौजूद होंगे। लेकिन इस सीरीज़ के हवाले से अगर बात करें, T20 भी हो गया, वनडे भी हो गया, माजी में अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ काफ़ी दिलचस्प होती थी, फ़िक्रेबाजी भी हुआ करती थी दोनों प्लेयर्स के दरमियान, दोनों टीमों के दरमियान आपस में। लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या समझते हैं इस पर? एक IPL फैक्टर आ गया कि भारतीय खिलाड़ी नाराज़ ना हो जाए, उनके फ्रेंचाइज नाराज़ ना हो जाए। बिल्कुल ही फैक्टर है। और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियंस ने अपना टेम्परेचर थोड़ा कम कर लिया है कि चलो यार 4 बातें नहीं सुनाएंगे, कोई बात नहीं, पैसे तो इतने सारे मिल जाएंगे। तो वो उन्होंने वहां पर कुछ अपने, हमने पहले भी अपने आपके प्रोग्राम में बात की है कि उन्होंने कम किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस कहीं अपना नहीं रुकते। और कहीं T20 और वनडे में तो उन्होंने कुछ ना कुछ लिहाज किया है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि टेस्ट सीरीज में ये इंडिया को बहुत टफ टाइम जो है वो देंगे। और वही बात, जैसे विराट कोहली नहीं होंगे, ठीक है। और अब तो गौतम गंभीर और दीगर साबिक खिलाड़ी ये बात कह रहे हैं कि जो आने वाला वर्ल्ड कप 2021 में होगा, जो कि स्केड्यूल्ड इन भारत, लेकिन अब उसकी भी खबरें आ रही हैं कि शायद UAE में शिफ्ट हो जाए, उसके लिए रोहित शर्मा शुड बी द कैप्टन फॉर द नेशनल टीम ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो मुबीन, विराट कोहली को एज अ प्लेयर खिला लें और रोहित शर्मा को एज अ कप्तान बना दें, दुरुस्त फैसला होगा ये? मेरा नहीं ख्याल कि इतना दुरुस्त फैसला होगा, क्योंकि देखिए ग्रुपिंग जो है वो तो डेफिनेटली नजर भी आ रही है इंडियन टीम में। और मेरे ख्याल से अगर आपने विराट कोहली को ही कैप्टन रखना है तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जो भी हो जाए, जितनी मर्जी ग्रुपिंग हो जाए, लेकिन टीम जो है वो यूनाइटेड रहेगी। और एटलीस्ट जो ऐसे लोग होंगे वो उस चीज को ठीक है, विराट कोहली ही होना चाहिए। जी अशर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आप इमरान खान साहब का दौर देख लें, जब पता था कि कप्तान है, पीछे कोई भी कुछ करता रहे। और आप देखें कि रोहित शर्मा का जब पंजाब साइड का लिंक है और जो अपना विराट कोहली वो नॉर्थ इंडिया से, तो ये भी एक मसला, ये तो हर जगह हमारे यहाँ रहता है। लेकिन एक आदमी जो आपका क्लियर लीडर है उसको रखना टीम को बैलेंस रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि टीम को बैलेंस लेकर जो चले उसे ही कप्तान होना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक के बाद जाएंगे तो कुछ पाकिस्तान टीम जो न्यूजीलैंड में मौजूद है उस हवाले से बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल हम कुछ बात कर रहे थे चीफ सेलेक्टर के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से, लेकिन अब बात करेंगे न्यूजीलैंड में हमारी कौमी टीम मौजूद है और एक ही दिन मेरा ख्याल में रह गया है, उसके बाद T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। मुबीन हमारे साथ मौजूद है। मुबीन, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि शादाब खान, अब खबरें वहाँ से आ रही हैं कि वही कप्तानी करेंगे, क्या कहेंगे? उनकी कप्तानी करना या शादाब खान के लिए सीरीज़ कितनी अहमियत की हामिल होगी? जी हाँ, देखिए डेफिनेटली शादाब खान जो है उनके लिए बड़ी एक कीमती सीरीज है ये वाली, क्योंकि बाबर आजम भी अब नहीं है मौजूद। लेकिन देखिए क्योंकि शादाब खान ने PSL में भी कप्तानी की है और मेरे ख्याल से वो काफी, वो भी अग्रेसिव भी हैं और बड़ी जल्दी से वो फैसले लेना जानते हैं। मेरे ख्याल से एक यंग है और यंगस्टर है, मेरे ख्याल से अच्छा जो है वो उनके लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपकी एकेडमी में आके भी शादाब जो है वो प्रैक्टिस करते रहे और आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा एग्रेसिव कैप्टन है और हमने देख लिया था PSL सीजन में जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कप्तानी कर रहे थे। अशर, शादाब एज अ कैप्टन इन दिस सीरीज, पॉजिटिव्स के ये कि वो कम बैक कर रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन ज़ाहिर उन पर जिम्मेदारियां तो बहुत ज़्यादा होंगी। मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगा कि शादाब एक अच्छे और एग्रेसिव कैप्टन है। अब वही बात कि मिसबा भाई, वकार भाई, ये सब इस्लामाबाद यूनाइटेड का कनेक्शन है, तो वो मुझे कहीं ये बनता दिखाई दे रहा है। शादाब, अभी आप देखिए कि वो प्लेऑफ में भी उनकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन तो वो प्रूफ तो करके दिखाया उन्होंने, अगर उन्हें कप्तान बनाया PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ रन भी आए हैं वो कई बार। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, तो आपने रिजवान को नायब बना के क्यों रखा हुआ था? आप फिर जो है टीम के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। अगर ये बात थी तो आपको तो शादाब को तो पिछले सीरीज में था ही नहीं।
ठीक है, इस बात की तो आप देखिए ना, तो जब आपके पास एक बंदा मौजूद है जो कि भी आपके मतलब ऑटोमेटिकली चॉइस होना चाहिए था वाइस कैप्टन को, जब कैप्टन ना हो तो आप उसको उसकी जगह पुर कर लें। आप फिर टीम के अंदर जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और मैं बाइस साउंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप जहन में रखिएगा कि इस वक्त 7-8 प्लेयर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं। तो आप तो एक तरह से फिर एक जो है अनसर्टनिटी और एक ग्रुपिंग की तरफ टीम के अंदर जा रहे हैं। जब रिजवान वाइस कैप्टन था तो ऑटोमेटिकली अशर, आर वी श्योर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या जो टीम वहां पर टीम मैनेजमेंट मौजूद है उसने कोई जल्दबाजी तो नहीं की विद शादाब खान, क्योंकि मसल में खिंचाव इतने जल्दी तो सही नहीं होता। ऑफ कोर्स उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा तो लिए, तो क्या ये मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को अगर कप्तान बनाया जाता और वो हार जाते तो तब तनकीद होती, अगर सरफराज को बनाते और वो जिता देते तो वो कहते कि देखें वो फैसला जो आपने उनको हटाया था T20 सीरीज। ये तो किसी भी सिचुएशन में आप डिसीजन लेंगे तो उसके फॉल और पॉजिटिव नेगेटिव पर डिस्कशन होगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट खुद क्या जवाब दे कि यार हमने एक आदमी को इतनी सीरीज में वाइस कैप्टन रखा और अब जब हमारा कैप्टन इंजर्ड हुआ तो हमने खट से लाके एक नया बंदा डाल दिया। अब वो जो इतनी अरसे से वाइस कैप्टन अपने आप को ग्रूम कर रहा था वो कहाँ गया? मींस के क्रिकेट बोर्ड खुद क्लियर नहीं है इसको क्या करना है, उसकी पॉलिसीज क्लियर नहीं है और वो एक जो है ना फ्रूट चार्ट जो है वो टीम के अंदर बना के रख रहा है। लड़कों के अंदर वही बात जो हमने अभी इंडिया में की थी कि अगर वो एक बंदे को रख रहे हैं तो कंसिस्टेंट रख रहे हैं ताकि बाकी प्लेयर्स खेल पे तवज्जो दें, सियासत पे ना आए। लेकिन ये स्टेप डेफिनेटली टीम में अगर डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा तो उसके बीच जरूर बो देगा। ठीक है सर, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसी का विजन क्लियर नहीं है। खैर हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा ले रही है। आज प्रैक्टिस के बाद ऑलराउंडर इमाद वसीम ने क्या बात कही वो पहले सुनते हैं। यस, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। काफ़ी मेहनत की है हमने लास्ट वीक में, आइसोलेशन के बाद इजी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है हम लोगों ने, लड़कों ने बहुत एफर्ट किए, निकल्स थी वो सही हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि नए लड़के के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करे और दिखाए कि वो कितना अच्छा है। या अच्छी बात है, एंजॉय करेंगे, क्राउड होगा। आई थिंक क्राउड के साथ खेलने का अपना ही मज़ा है। सो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होगा, हमारी भी सपोर्ट होगी, उनकी भी। सो बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। बिल्कुल एक्साइटेड तो हैं इमाद वसीम, लेकिन मुबीन क्या कॉम्बिनेशन लेके जाना चाहिए? क्योंकि खबरें ये हैं कि इफ्तिखार अहमद भी खेलेंगे, फ़हीम अशरफ भी खेलेंगे, जिनकी पिछले 10-12 मैचेस में मुझे तो कोई कारकर्दगी नजर आई, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर आ रही होगी। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ अगेंस्ट वेल परफॉर्मिंग न्यूजीलैंड कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए काफ़ी टफ होगा पाकिस्तान के लिए, इतना आसान तो नहीं होगा डेफिनेटली। और तकरीबन ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जिन्होंने इससे पहले न्यूजीलैंड का टूर नहीं किया हुआ, काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस तो डेफिनेटली क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव जो है वो रहना है और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है। मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव लेना है। साथ साथ अशर भी हमारे साथ मौजूद है। अशर, तलहा ने तो बताया कि इफ्तिखार अहमद खेलेंगे, फ़हीम अशरफ खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, लेकिन सरफराज अहमद की वहाँ से खबरें आ रही हैं कि जगह नहीं बनती और वो नहीं खेलेंगे। इस पर क्या कहेंगे और कितने चांसेस देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वहाँ पे? मेरे ख्याल में जो आमिर ने बयान दिया ना वो सरफराज देता तो ज्यादा बेहतर होता, बात में मजा भी आता। मैंने जब भी कहा था कि कुछ खिलाड़ी ऐसे जो सब्र करते हैं। मारा है आपने पिछले जिम्बाब्वे सीरीज में देख लिया, PSL में देख लिया, और फिर सरफराज को आप बाहर बिठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे सवालात बड़े इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी मेरे जवाब पे हम श्योर मुस्कुरा रहे होंगे। और जब अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड में जब स्कोर शीट आएगी तो हम लोग और बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे कि टीम मैनेजमेंट फैसले क्या करिए। लेकिन इफ्तिखार साहब होगा इस तरह के लोगों के, भाई एक सीरीज इनको और खिला दो और इनसे जान छुड़ाओ वंस एंड फॉर ऑल। अच्छा, ये जराए से खबरें आ रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाबर आजम वो इंजर्ड नहीं है, क्योंकि उनकी एक स्कैंडल उनका चल रहा है और उस स्कैंडल की वजह से हर मैच से पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है उस बारे में। तो क्या वाकई इंजरी है? अगर होती तो ज़ाहिर सबूत तो पेश करती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यार आई डोंट, देखो एक आदमी बाहर कैप्टन जो है टीम का वो बाहर क्यों बैठना चाहेगा? आई डोंट थिंक उसमें कोई इतनी बात होगी। ये कंट्रोवर्सी मैंने कहा ना, हमारे सहाफी दोस्त ज्यादा बनाते हैं सवालात कर करके, तो इंजरी तो हुई होगी वरना वो छोड़ते नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट में तो खास तौर पर कि भाई मर भी रहे हो ना, स्ट्रेचर भी हो और 1% चांस है खेलने का तो आगे खेल लो, वरना तो दूसरी जगह ले जाएगा। सही, ठीक है, वो तो नहीं छोड़ेंगे जेन्युइन। ठीक है अशर, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी बिला वजह बाहर नहीं बैठेगा। मुबीन आप बताइएगा, आप कोच भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, देखें मेरे ख्याल से तो पहले जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी पाकिस्तान की बैटिंग में, आपके पास मोहम्मद हफीज भी हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनके साथ साथ आप देखें शेब हैं, फखर हैं, और सबसे ज्यादा जो इस टाइम जिम्मेदारी आएगी मेरे ख्याल से वो हैदर अली पर आएगी, और उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने आप को अच्छे से जो है प्रूव करें। और बाकी जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है टीम का इतना बुरा नहीं है पाकिस्तान टीम का कि हम कहें कि पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल ही जो है वन साइडली जो है वो लग रहा है कि हार जाएगी। ऐसा नहीं है, टीम जो है मुझे लगता है वो लड़ेगी।
और ठीक है, लगता है कि आपने टीम बात की है। वहां पर लड़ेगी और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। लेट्स सी के सीरीज में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन राजा साहब, ऑल द वे फ्रॉम ने ज्वाइन किया, ऑल द फ्रॉम कनाडा अशर जैदी ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो 18 तारीख को मैच है उसमें प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। बैक टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।